गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करोगे। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड का रिवीजन किया था। आज हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, चैप्टर 3 अनुशासन एंड चैप्टर 4 अनोखा उपाय का रिवीजन करेंगे। तो आइए चैप्टर 3। इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों को अनुशासन के महत्व के बारे में बताना। अनुशासन के अनुसार जीवन बिताने से हम अनेकों दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, खुद बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। अनुशासन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। इसके दो भाग होते हैं, अनु और शासन, जिसका अर्थ होता है शासन या नियम का अनुसरण यानी पालन करना। तो हमारे जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हम सबको अपने जीवन में अनुशासन लाना ही चाहिए। हमें अनुशासित ढंग से रहना चाहिए। यह संसार विभिन्न प्रकार के नियमों से चलता है, यानी अनुशासन से चलता है। जरा सोचिए, यदि सूरज दिन के बदले रात में निकले और चंद्रमा रात के बदले दिन में निकले तो क्या होगा? सुबह होने पर चमकते रहने की जिद करे और चंद्रमा जो है सुबह होने पर चमकते रहने की जिद करे और ऋतुएं अपने क्रम को भूलकर अपनी मर्जी के अनुसार आए जाए तो क्या होगा? यदि आप कक्षा में शोर करते रहें और कक्षा के अनुशासन को ध्यान में नहीं रखें, अध्यापक जी की बात न माने, बच्चे विद्यालय न आए, विद्यालय आने में उनको लगे कि विद्यालय आना उनके लिए व्यर्थ है, तो क्या होगा? यदि सभी अपने अपने तरीके से सड़क पर चलने लगे तो यातायात के नियमों का पालन का क्या होगा? दुर्घटनाएं घटेंगी या नहीं? अनुशासन कार्य को क्या बनाता है? अनुशासन कार्य को सरल बनाता है। बस में चढ़ने के लिए अगर हम पंक्ति में नहीं खड़े रहेंगे, धक्का मुक्की करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। बैंक में कतारबद्ध खड़े होकर पैसे नहीं लेने में भी परेशानी होती है। तो हमें इन नियमों का पालन करके सुचारू रूप से चलना चाहिए। इनको सुचारू रूप से चलाने को ही हम अनुशासन कहते हैं। अनुशासन अब दो प्रकार के होते हैं। एक है डर या भय से नियम का पालन करना। अनुशासन भी दो तरह का होता है। एक हम उसको डर या भय से उसका पालन करते हैं। यह क्या हो गया? यह थोपा हुआ अनुशासन हो गया। जैसे अध्यापक या प्राचार्य के डर से हम कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे रह रहे हैं, ये क्या हो गया? यह अनुशासन अस्थायी अनुशासन है। यहाँ हमने अपने मन से व्यवस्था को ठीक से नहीं बनाया, हमने किसी के डर से बनाया, तो ये क्या हो गई? अस्थायी अनुशासन। दूसरा अनुशासन होता है अपनी आत्मा या मन से नियमों का पालन करना। हम अपने मन से नियमों का पालन करें तो ये क्या हो जाता है? आदर्श अनुशासन हो जाता है। यानी ये हमने किसी के कहने पे नहीं, थोपने पे नहीं, हमने अपने मन से किया, ये हमारा अनुशासन है। अपनी स्वेच्छा से हमने अनुशासन में है। हम मंदिर में आप जाते हैं, जूते उतारते हैं और आंखें बंद करके भगवान के सामने खड़े होते हैं। आपके मन में यह बात आता है कि यहाँ मंदिर है, ये मंदिर है, यहाँ शोर नहीं करना चाहिए, यहाँ जूते उतार कर जाना चाहिए, यहाँ लोगों को भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये क्या हो गया? हमारी स्वेच्छा के अनुसार अनुशासन हो गया। यदि आप कक्षा में शांतिपूर्वक बैठते हो तो मन में यह आता है कि यह विद्यालय मेरा है, इसकी हर वस्तु में से मेरा संबंध है, मैं यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। यदि आप विद्यालय की कक्षा में अनुशासन का पालन करते हैं तो मन से करते हैं, तो वह अनुशासन अस्थायी अनुशासन कहलाता है। और किसी के कहने पे करते हैं तो वो थोपा हुआ अनुशासन कहलाता है। गांधी जी इसी प्रकार के अनुशासन की बात किया करते थे। कौन से अनुशासन? थोपा हुआ अनुशासन नहीं, स्वेच्छा से किया गया, स्वेच्छा से अनुशासित रहा गया, उस अनुशासन की गांधी जी बात किया करते थे। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में ही रहता है, समाज में दूसरे लोग भी रहते हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें अपना काम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को तो कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं,
उनके काम में हम कोई बाधा तो नहीं डाल रहे हैं। इसलिए तो हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासित जीवन सुखी जीवन होता है। अनुशासन जीवन को नियोजित तथा सफल बनाता है। माना जाता है या ये सही है कि बिना अनुशासन के हमारी उन्नति, हमारी प्रगति असंभव है। अब बात आती है दूसरे चैप्टर अनोखा उपाय का। इस चैप्टर में एक जापानी कथा पर आधारित चैप्टर है, जिसमें निकितो नाम के एक व्यक्ति ने अपनी फसल जलाकर पूरे गांव के व्यक्तियों की जान बचाई है, यानी अपना गंवाकर दूसरों की जान बचाई। जापान अनेक द्वीपों का देश है। जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, उसमें से एक द्वीप है हांसू। उस द्वीप के नीचे बहुत बड़ा समुद्र तट पर घोंघे शंख बिखरे पड़े रहते हैं। चमकीले रेत पर खेलने में बहुत मजा आता है उनसे। हांसू द्वीप के तट पर एक और मछुआरों की एक बस्ती थी। वे लोग सुबह होते ही जाल लेकर समुद्र में चले जाते थे। उनका पेशा ही था, उनका व्यवसाय था समुद्रों से मछलियों को पकड़ना, उनको बाजार में ले आकर बेचना। इसी से उनके जीवन यापन का कार्य चलता था। वहाँ के लोगों का ये मुख्य व्यवसाय था। वहीं पे पहाड़ी पर सीढ़ीनुमा खेत पर धान लगाते थे कौन? तो निकितो नाम का एक व्यक्ति था जो मछली का व्यवसाय नहीं करता था। वो पहाड़ों को काटकर खेत बनाया था और ऊंचे पहाड़ पे रहता था और खेती करता था। एक दिन की बात है कि निकितो ने सोचा आज भोर होते ही मैं चेरी की खेती करता था तो चेरी तोड़ने जाऊंगा। सुबह उठकर समुद्र के ऊपर उगता सूरज देखना उसकी आदत थी। मन ही मन सूरज को प्रणाम करके अपना कार्य आरंभ करता था। आज जब उसने पहाड़ी की ओर से समुद्र की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दूर क्षितिज पर ऊंची ऊंची लहरें आग की लपटों की तरह सूर्य की रोशनी में उसको दिखाई पड़ रही है। नीचे तट पर बसी मछुआरों की बस्ती में किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं थी कि अगले पल में क्या होने वाला है। वे सब क्या कर रहे थे? सुबह सुबह उठकर समुद्र में मछली पकड़ने जाने की तैयारी कर रहे थे। निकितो जानता था कि वो जो लहरें जो उसको दिखाई देती है, उसको दिखाई कैसे देती? क्योंकि वो पहाड़ के ऊपरी छोर पे रहता था, वहां से नीचे का उसको दिखाई दिया था। तो वो समझ चुका था कि ये सुनामी की लहरें हैं और मिनटों में आएंगी और सबको बहाकर अपने साथ लेती जाएंगी। थोड़ी देर में जब सब तट से टकराएंगी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। निकितो ने वहीं से मछुआरों को आवाज देने लगा, परंतु मछुआरे इतने नीचे थे कि उसकी आवाज किसी भी ने नहीं सुनी। निकितो सोच में पड़ गया कि कैसे इनकी जान बचाई जाए। मछुआरे कैसे बचे? वह तुरंत अपने खेतों में उतर गया। धान पककर पीले हो गए थे। उसने खेत से एक सिरे से धान की फसल में आग लगा दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। धुआं और लपटें देखकर निकितो की चिल्लाहट सुनकर लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। यह सोचकर कि निकितो दादा संकट में है, वे सब पहाड़ी की ओर भागे निकितो को बचाने के लिए वे सब दौड़ने लगे। निकितो काफी नीचे उतर आया और गांव के ठीक ऊपर की टेकड़ी पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा, बच्चों को भी अपने साथ लेकर आओ। अब उसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। तो मुखिया बोला, निकितो शायद ठीक कर रहा है, हमें लौटने में देर होगी तो हम अपने बच्चों को लेकर ही साथ चले। जब वे सब पहाड़ी से निकितो के खेत में पहुंचे तब तक निकितो की सारी फसल जल चुकी थी। मछुआरे सोच में पड़े, थोड़ा पहले पहुंचते तो शायद निकितो की वे लोग सहायता कर लेते। सोचने लगे। फिर सहसा कुछ की नजर नीचे अपने घरों की ओर मुड़ी तो उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह क्या, वहां तो बस्ती का नामो निशान मिट चुका था। सुनामी की विशाल लहरें सब कुछ बहाकर अपने साथ लेती गई थी। अभी अभी वो पहाड़ से टकरा भी रही थी। अब मछुआरों की समझ में आ गया कि निकितो ने अपनी फसल क्यों जलाई और क्यों चिल्ला कर कह रहा था कि बच्चों को भी साथ लाओ। अगर निकितो यह न करते तो कोई भी जीवित नहीं बचता। सबको पता था सुनामी से लड़ने की शक्ति किसी में नहीं होती। गांव के मुखिया ने निकितो के पैर पकड़ लिए और कहा, दादा आपने अपनी खेती चलाकर हमारी जान बचाई।
हम सदा आपके आभारी रहेंगे। निकितो ने कहा, मेरे बच्चों, खेती क्या है, तुम सब बच गए, खेती तो मैं फिर से लगा लूँगा, पर तुम लोग न रहते तो मैं अकेला यहाँ कैसे रह पाता। गांव वालों ने मिलकर निकितो की फिर से खेती की बुआई की। कुछ महीनों बाद जब खेतों में हरियाली आ गई तब वे सब खुश हुए। अब निकितो नहीं रहे, पर मछुआरों की बस्ती में निकितो की बड़ी मूर्ति बनाई गई है और नीचे लिखा गया है, निकितो दादा जिन्होंने हमें सुनामी से बचाया। ये कथा जापानी लोक कथा पर आधारित है। इसमें दिखाया है कि अपना परवाह किए बिना, अपने फसल की परवाह किए बिना निकितो ने कैसे हजारों लोगों की जान बचाई। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे आदर्शों को अपनाना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। हमें खुद की मदद तो करनी ही चाहिए, साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था आपका 3 और 4 चैप्टर। इसका रिवीजन आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।